हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सिविल स्टैप। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आपके लिए प्रीवियस एग्जामिनेशन क्वेश्चन की सीरीज़ लेकर आए हुए हैं। साथ ही साथ बहुत जल्द हम जैसे ही ये पर्टिकुलर सीरीज़ को ख़त्म करेंगे हम टॉपिक वाइज एमसीक्यूज भी आपके लिए लेके आते रहेंगे ताकि आपके लिए प्रिपरेशन करना ईजी हो जाए। ठीक है। तो जिन्होंने भी अभी तक स्टार्ट नहीं की है प्रिपरेशन एग्जामिनेशन की, तो हमारा ऑलरेडी ऑनलाइन बैच 3 अवेलेबल है विच हैज़ बीन स्टार्टेड फ्रॉम 25 अप्रैल। ठीक है, जिसमें आपको सारे के सारे सब्जेक्ट्स करवाए गए हैं। ठीक, तो यहाँ पर आप एनरोल कर सकते हैं उस बैच को, जो कि नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है। और दूसरा, जिनकी प्रिपरेशन हो चुकी है, जिनको लगता है हम ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं, तो वो टेस्ट सीरीज अवेल कर सकते हैं टू चेक दैट कि हमारी जो प्रिपरेशन है वो अप टू द मार्क है कि नहीं है। ठीक है। तो इसमें हम पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के टेस्ट जो है आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं फटाफट क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आज का है हमारा, करंट रेशो इज 3.75, एसिड टेस्ट रेशो इज 1.25, स्टॉक इज 3,75,000, कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल। ठीक है। तो हमें वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करनी है, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो रेशो वाले टॉपिक का क्वेश्चन है। तो अगर मैं बात करूं, जो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है दैट इज करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ठीक है, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ठीक है, तो हमें करंट एसेट्स अगर और करंट लायबिलिटीज अगर मिल जाएगा तो हमें ऑटोमेटिकली वर्किंग कैपिटल का भी पता लग जाएगा। ठीक है। अब हमें दे रखा है करंट रेशो और एसिड टेस्ट रेशो या फिर क्विक रेशो, है ना। करंट रेशो बोल रखा है 3.75/1, मतलब करंट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। और जो आपका एसिड टेस्ट रेशो होता है या क्विक रेशो होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है, तो ये हमें कितना दे रखा है, 1.25 डिवाइड बाय 1। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि जो करंट रेशो है उसमें सारे के सारे करंट एसेट्स को कंसीडर किया जाता है, बट जो आपका क्विक एसेट्स है उसमें सारे के सारे करंट एसेट्स को कंसीडर नहीं किया जाता। सिर्फ और सिर्फ वो करंट एसेट्स को कंसीडर किया जाता है जो हाईली लिक्विड हो, जो एकदम से कैश में कन्वर्ट हो सके। ठीक है। तो इन्वेंट्री को बेसिकली, क्योंकि आपको इन्वेंट्री की वैल्यू यहाँ पर स्टॉक की वैल्यू जो है वो आपको 3,75,000 दे रखी है, तो क्विक एसेट्स में इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस को कंसीडर नहीं किया जाता। आई बात यहाँ तक समझ में। तो कैन आई से दिस कि 3.75 माइनस 1.25, ठीक है, इक्वल टू 3,75,000। ठीक है। तो 2.5 इज इक्वल्स टू 3,75,000। तो अगर 2.5 3,75,000 है, तो कैन आई से दिस कि 3.75 कितना हो जाएगा आपका, 5,62,500, इफ आई एम कैलकुलेटिंग इट करेक्टली, है ना। जैसे हम वो रूल लगाते हैं ना, 2.5 डिवाइड बाय 1 इक्वल टू 3,75,000। ठीक है, ये हो गया। या फिर इसको आप 3.75 कर दो। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ पे निकल आएगी, है ना। x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, इतनी आ जाएगी। ठीक। अब अगर मैं बात करूं, ठीक है, अगर मैं बात करूं कि ये 3.75 कितना हो गया आपका, 5,62,500। ठीक है। और वैसे ही अगर मैं इसको निकालना चाहूँ, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे करंट एसेट्स या फिर करंट लाइबिलिटीज को निकालना चाहूँ, करंट एसेट्स मेरा निकल गया 5,62,500, बिकॉज अगर आपका रेशो का फॉर्मूला होता है 3.75/1, दैट इज करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज, तो करंट एसेट्स मेरा 3.75 ही है। तो 3.75 मेरा कितना आ गया, 5,62,500। तो मेरा एक पोर्शन आ गया यहाँ पर, है ना। एक पोर्शन मेरा यहाँ पे कवर अप हो गया। करंट लाइबिलिटीज को निकालना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, अगर 2.5 3,75,000 है दोबारा, तो वन कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा आपका 1.5 लाख। ठीक है, बस। अब 3,75,000 से आपने 1.5 लाख मतलब करंट लाइबिलिटीज भी निकाल लिया, है ना। करंट लाइबिलिटीज क्योंकि आपका कितना है 3.75/1, और क्विक रेशियो में भी आपका है 1.25/1, है ना। तो आपका करंट लाइबिलिटीज कितना हो गया 1.5। तो जब आप 5,62,500 माइनस 1,50,000 करोगे, तो आपका आई होप आंसर आ जाएगा 4,12,500। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली इसमें सारा का सारा जो क्वेश्चन थे, सारे के सारे जो पूरा का पूरा क्वेश्चन था वो फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन था। सबसे पहले आपको वर्किंग कैपिटल का फॉर्मुला आना चाहिए, दैट इज करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। देन आपको करंट रेशो और करंट जो क्विक एसेट्स का फॉर्मुला आना चाहिए। ठीक है, उसमें फिर हम लोग डिफरेंस आपको बताना चाहिए कि भाई डिफरेंस क्या होता है क्विक करंट रेशो में और क्विक रेशो में। उसके बाद फिर आप यही क्वेश्चन के थ्रू इसको जो है वो सॉल्व कर सकते हो। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4,12,500। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका पी रेशियो अगर 83.33% है और ईपीएस आपका 30 है, द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर इज।
ठीक है, सबसे पहले पी रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, ये भी आपका रेशो का क्वेश्चन है ना, एमपीएस अपॉन ईपीएस। ठीक है, एमपीएस अपॉन ईपीएस। ठीक है, तो पी रेशो आपको ऑलरेडी 83.33% आपको दे रखा है। ठीक है, एमपीएस हमें फाइंड करना है। ठीक है, मार्केट प्राइस पर शेयर हमें फाइंड करना है। अर्निंग पर शेयर आपको 30 दे रखा है। ठीक है जी, इज इट क्लियर? तो बेसिकली यहाँ पर क्या होगा कि आपको जो है यहाँ पर इससे आपको क्या सॉल्व करना पड़ेगा, आपका ये इक्वेशन सॉल्व करके जब आप इसको सॉल्व करोगे तो अल्टीमेटली आपका जो आंसर है वो 25 आ जाएगा। ठीक है, बेसिकली आपको ये पूरी की पूरी इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी, दैट्स इट। ठीक है जी, इज इट क्लियर? तो 30 का जब आप 83.33% निकालोगे तो आपका अराउंड अराउंड 24.9999 करके कुछ आएगा। ठीक है, दैट विल बी योर एमपीएस। ठीक है, और आपका क्या हो जाएगा, 25 आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, इज इट क्लियर? तो इसके लिए भी आपको पी रेशो का फॉर्मूला पता होना चाहिए था। पी रेशो इक्वल टू एमपीएस, दैट इज मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था, रेशो का क्वेश्चन है, ये भी रेशो एनालिसिस का क्वेश्चन है, बस आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है जी, इज इट क्लियर? चलो बढ़ते हैं अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक, क्विक रेशो इज 2.5:1 एंड क्विक एसेट्स इज 30,000, कैलकुलेट क्विक लाइबिलिटीज। ठीक है, तो हमें क्या करना है, क्विक रेशो कितना दे रखा है, 2.51। ठीक है, क्विक एसेट्स आपको दे रखे हैं 30,000। ठीक है, डिवाइड बाय 1। तो आपका क्विक रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, देखो क्विक रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, या फिर एसेट टेस्ट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है, आपको जो है बेसिकली क्या फाइंड आउट करना है, क्विक इसी रेशो से आपको करंट लायबिलिटीज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो आप देखोगे अगर आप इसको सॉल्व करना चाहोगे, ठीक है, तो 30,000 डिवाइड बाय 2.5। ठीक है, 30,000 डिवाइड बाय 2.5, बिकॉज अल्टीमेटली आपको कितना दे रखा है क्विक रेशो, 2.5:1। तो जब आप 2.5:1 इक्वल टू 30,000 दैट इज योर क्विक एसेट्स डिवाइड बाय एक्स को डालोगे तो अल्टीमेटली आपका जो आंसर है वो 12,000 आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू आप ऐसे फाइंड कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपने एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली, तो एक्स की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, बेसिकली 30,000, एक्स को उधर ले जाओगे डिवाइड बाय 2.5, है ना, तो आपकी वैल्यू जो है वो ऑटोमेटिकली 12,000 आ जाएगी। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, व्हेन ओपनिंग स्टॉक इज 50,000, क्लोजिंग स्टॉक इज 60,000 एंड द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 2,20,000, द स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज। ठीक है, तो देखो स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं बोलूँ तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, है ना, यही होता है। एवरेज इन्वेंट्री आप कैसे निकालते हो, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2। तो देखो अल्टीमेटली आपका कितना आ जाएगा, एवरेज 50,000 प्लस 60,000 डिवाइड बाय 2, कितना आ गया ये 55,000। ठीक है, जब आप 55,000 को यहाँ पे डालोगे मतलब 2,20,000। ठीक है, 2,20,000 जब आप 55,000 से डिवाइड करोगे, ठीक है, तो आपका जो आंसर है वो ऑटोमेटिकली कितना आ जाएगा, 4 टाइम्स आ जाएगा। ठीक है, 4 टाइम्स आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, स्टॉक टर्नओवर रेशो हमें क्या इंडिकेट करता है, स्टॉक टर्नओवर रेशो हमें बेसिकली कैसा मतलब सेल्स सिनेरियो क्या चल रहा है आपकी कंपनी में, सेल्स मूवमेंट कैसी चल रही है वो इंडिकेट करता है। ठीक है, तो सेल्स मूवमेंट कैसी चल रही है, बिकॉज हमने देखा ना अभी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री, तो आपकी कितनी बार कितने टाइम्स जो है वो आपकी इन्वेंट्री जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में कन्वर्ट हो गई है। ठीक है, कितना आपका रेवेन्यू जो है वो कन्वर्ट हो गया है, तो यही हमें बेसिकली ये बताता है। ठीक है, चलो नेट एसेट्स माइनस कैपिटल रिजर्व, अगर मैं बात करूँ ये जो क्वेश्चन है वो है आपका मर्जर एंड एक्विजिशन वाले टॉपिक से। ठीक है, मर्जर एंड एक्विजिशन वाले टॉपिक से क्वेश्चन आपका पूछा गया है। ठीक है, तो नेट एसेट्स माइनस कैपिटल रिजर्व, अब इसके लिए ना आपको सबसे पहले एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जब भी एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर करती है तो वो क्या एंट्री पास करती है। ठीक है, जब भी एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर करती है तो क्या एंट्री पास करती है, देखो ध्यान से, अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ये एंट्री पास की जाती है। एसेट जैसे मान लो कि ए कंपनी है, वो बी कंपनी को अगर एक्वायर कर रही है तो एसेट्स को डेबिट करेगी, लाइबिलिटीज को क्रेडिट करेगी। ठीक है,
उसके बाद अगर मैं बात करूं ये परचेज कंसिडरेशन, ये भी क्रेडिट होगा। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली जब ए कंपनी बी को खरीद रही है तो कुछ ना कुछ पेमेंट करेगी, है ना। उसके एसेट एक्वायर कर लिए, उसकी लाइबिलिटीज एक्वायर कर ली, साथ ही साथ उसको कुछ ना कुछ पेमेंट करनी पड़ेगी। तो उस पेमेंट को हम बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन। क्या बोलते हैं जी? परचेज कंसिडरेशन। आई बात समझ में? और अगर मान लीजिए ये दोनों एंट्रीज आपकी मैच नहीं होती, मतलब एसेट मान लो आपका 100 रुपीज़ है, लाइबिलिटीज आपकी 50 रुपये है, परचेज कंसिडरेशन आपका 30 रुपये है, ठीक है। उस केस में मतलब आपने कंपनी को सस्ता खरीदा है, आपने 100 रुपये के एसेट्स ले लिए हैं, बट आपने सिर्फ और सिर्फ कितनी पेमेंट की है? 30 रुपये की पेमेंट की है। तो उस केस में आपका जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो आपका होगा कैपिटल रिजर्व। दूसरा, अगर उल्टा सिनेरियो ले लूँ मैं, अगर मान लो कि इसकी जगह 70 रुपीज़ पे कर दिया, मतलब आपने एक्स्ट्रा पेमेंट की है कंपनी खरीदते वक्त, तो आपने एक्स्ट्रा पेमेंट किस चीज़ की होगी? गुडविल की पेमेंट की होगी। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर आप कम पेमेंट करते हैं तो आपका बैलेंसिंग फिगर कैपिटल रिजर्व आएगा, और आपका अगर आप ज़्यादा पेमेंट करते हो तो गुडविल आपका बैलेंसिंग फिगर आएगा। तो यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि नेट एसेट्स, मतलब नेट एसेट्स का मतलब क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस, सॉरी, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। ठीक है, ऊपर आपने एसेट्स की एंट्री की, नीचे लाइबिलिटीज की एंट्री की, और आपको जो बैलेंस क्या आया, ऑटोमेटिकली क्वेश्चन में बैलेंसिंग फिगर आपको कैपिटल रिजर्व दे दिया। तो बचा क्या होगा? ठीक है, क्योंकि हर बार देखो, या तो ये आएगा गुडविल आएगा, या तो बैलेंसिंग फिगर आपका कैपिटल रिजर्व आएगा, दोनों एक साथ कभी भी नहीं आएंगे। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में क्या बोल रखा है? नेट एसेट्स मतलब एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, और आपको बोल दिया ये। तो ये तो अगर कैपिटल रिजर्व आपके क्वेश्चन में दे रखा है तो ऑटोमेटिकली गुडविल तो पार्ट ही नहीं बनेगा उस चीज का, गुडविल विल नॉट बी देयर। तो ऑटोमेटिकली आपका क्या आएगा? परचेज कंसिडरेशन विल बी द आंसर। ठीक है, तो परचेज कंसिडरेशन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था आपसे एक्विजिशन की एंट्री का, या फिर जब आप परचेज करते हो, मर्जर होता है, तो उस केस में एंट्री का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, चलो, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैज बीन डन टू पास जीएसटी? तो याद रखना कि जो दो चीजों में कंफ्यूज मत होना, एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, एक होता है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो अगर मैं बात करूं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था वो था जो है आपका, सॉरी, एक्ट पूछा गया है, इसमें बिल पूछा गया है। अच्छा, एक्ट पूछा गया है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन सी की गई थी? तो अगर कुछ नहीं लिखा तो हम एक्ट अज्यूम कर लेंगे, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कौन सा था आपका? विच वॉज द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल? 122 वॉज द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। बट जरूरी नहीं है कि हर एक बिल आपका जो है एक्ट में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो जो एक्ट बना था वो था 101st। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कौन सा था आपका? 101st, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आपका था 122nd। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। टाइम लिमिट टू पे जीएसटी, पे द वैल्यू ऑफ सप्लाई विद इन टैक्सेस। सो 180 डेज बेसिकली टाइम लिमिट होती है, ठीक है। 180 डेज के अंदर अंदर जो है वो आपकी टाइम लिमिट होती है, क्या? टू पे द वैल्यू ऑफ सप्लाई विद इन द टैक्सेस फॉर द जीएसटी। ठीक है, चलो, अगला जो क्वेश्चन है आपका, जीएसटी इज बेस्ड ऑन डैश विच इज अ टैक्स ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो याद रखना, जैसे अगर मान लो ए और बी स्टेट के बीच में कोई ट्रांजेक्शन हुआ, ठीक है, तो इसमें क्या लगता है? आईजीएसटी लगता है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लगता है, राइट। तो अब सोचिए कि यहाँ पे इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अगर 18% था, 9% तो सेंट्रल गवर्नमेंट को चला गया, बाकी का जो 9% है वो किसका शेयर है? स्टेट का शेयर है। बट मेरे को बताओ, वो ए स्टेट का शेयर होगा कि बी स्टेट का शेयर होगा? ठीक है, मान लो कि हिमाचल प्रदेश से पंजाब में सामान बेचा गया, ठीक है, तो ये जो बाकी का 9% है वो किसको मिलेगा? हिमाचल प्रदेश को मिलेगा कि पंजाब को मिलेगा? तो याद रखना कि जो आपका जीएसटी है वो डेस्टिनेशन प्लस कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, ठीक है। क्या है जी? डेस्टिनेशन प्लस कंजम्पशन बेस्ड टैक्स। तो आपके वहाँ यहाँ पर देखो साफ साफ डी ऑप्शन में डेस्टिनेशन आपको दे रखा है। तो जहाँ पर डेस्टिनेशन है, जहाँ पर गुड्स की डेस्टिनेशन है, उस पर्टिकुलर स्टेट को जो है उसका शेयर मिल जाता है। इज इट क्लियर? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया द जीएसटी इज बेस्ड ऑन ड्यूअल मॉडल ऑफ जीएसटी अडॉप्टेड इन। ठीक है, तो याद रखना अलग अलग देशों ने अलग अलग मॉडल्स अडॉप्ट किए हैं, है ना। किसी किसी देशों ने, बहुत सारे देशों ने डुअल मॉडल अडॉप्ट किया है, राइट। तो बट हमने, अगर एज एन इंडियन अगर मैं बात करूँ, तो हमने किस देश से जो है मॉडल अडॉप्ट किया है, किस देश का जो है मॉडल एक तरह से हमें बेस रखा है अपने देश के जीएसटी को अप्लाई करने के लिए? तो कनाडा आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कैनेडियन मॉडल के ऊपर जो है वो आपका बेसिकली जीएसटी यहाँ पर बेस्ड है, ठीक है। इज इट क्लियर? बात समझ में आ गई आपको? तो ये आपके आज के क्वेश्चन थे। आई होप कि आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है समझ में आ गए होंगे, ठीक है। चलिए, अब मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट सेशन में।